राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाने से 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मिली सफलता। पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। जशपुर में बांकी नदी को मिला नया जीवन। कवर्धा में पौधारोपण का बना कीर्तिमान। और सुपेबेड़ा के किडनी मरीजों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना बनी वरदान। गांव में ही होने लगा है इलाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं गोपा सान्याल और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर का जीवन मानवीय गुणों का प्रतिमान है और उनके संदेश आज 650 वर्ष बाद भी प्रासंगिक हैं। उन्होंने कबीर के जीवन को सांप्रदायिक सद्भाव का प्रतीक बताया। राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर ने समाज के पिछड़े वर्गों के प्रति करुणा दिखाई। यही मनुष्यता की सच्ची सेवा है। उन्होंने कहा कि कबीर ने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, लेकिन संतों की संगति में उन्होंने अपने अनुभवों से ज्ञान प्राप्त किया। राष्ट्रपति ने कहा कि कबीर ने स्थानीय बोली में सीधे लोगों से संवाद किया। श्री कोविंद ने कहा कि जब समाज जात पात और धर्म के नाम पर बंटा था, उस समय समाज को जागरूक करना जरूरी था। एकेडमी और रिसर्च सेंटर के लोकार्पण के अवसर पर आज कबीर साहब की पूर्ण भूमि मगहर में आप सबके बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। अपने सार्वजनिक जीवन के दौरान मुझे संत शिरोमणि कबीर से जुड़े अनेक स्थलों की यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उदाहरण के लिए, जब मैं बिहार का राज्यपाल था तो मुझे वाराणसी स्थित संत कबीर की तपस्थली के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ था। भारत के राष्ट्रपति के रूप में वर्ष 2017 में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित कबीर महोत्सव में और इसके बाद वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के सागर में स्थित कबीर आश्रम के कार्यक्रम में शामिल होने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संत कबीर नगर के मगहर में भक्ति आंदोलन के महान कवि संत कबीर के समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति ने उनकी मजार पर भी चादर चढ़ाई और कबीर चौरा धाम परिसर में पौधा लगाया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी राष्ट्रपति के साथ थे। राष्ट्रपति आज वाराणसी जाएंगे और शाम को काशी विश्वनाथ धाम में प्रार्थना करेंगे। श्री कोविंद आज शाम लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। अपनी उत्तर प्रदेश यात्रा के अंतिम दिन कल वे लखनऊ में राज्य विधानसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों में एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा होने से भारत ने वातावरण में 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में सफलता हासिल की है। पर्यावरण संरक्षण के लिए भारत का प्रयास बहुत महत्व रखता है। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर नई दिल्ली में मृदा संरक्षण आंदोलन पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पेट्रोलियम में 10% एथेनॉल मिलाने से देश के किसानों को 41,000 करोड़ रुपए की आमदनी हुई है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने निर्धारित समय से 5 महीने पहले पेट्रोल में 10% एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य हासिल कर लिया है। आज भारत ने पेट्रोल में 10% इथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। आपको ये जानकर भी गर्व की अनुभूति होगी कि भारत इस लक्ष्य पर तय समय से 5 महीने पहले पहुंच गया है। ये उपलब्धि कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा
आप इसी से लगा सकते हैं कि साल 2014 में भारत में सिर्फ 1.5% इथेनॉल की पेट्रोल में ब्लेंडिंग होती थी। इस लक्ष्य पर पहुंचने की वजह से भारत को 3 सीधे फायदे हुए हैं। एक तो इससे करीब 27 लाख टन कार्बन एमिशन कम हुआ है। दूसरा, भारत को 41,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। और तीसरा महत्वपूर्ण फायदा, ये देश के किसानों को इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ने की वजह से 8 वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा आय हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस वर्ष के केंद्रीय बजट में गंगा नदी के किनारे बसे गांव में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने की घोषणा की गई है। श्री मोदी ने कहा कि नदी के प्रवाह क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को हर संभव मदद दी जाएगी। आज दुनिया भर में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। प्रकृति और पृथ्वी को बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल कदम उठाने के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। दुनिया भर में बढ़ते औद्योगिकीकरण की वजह से धरती लगातार गर्म हो रही है। ऐसी स्थिति में पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक बनाना आज के समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। यानी कि इसमें से एक का भी संतुलन बिगड़ा तो पर्यावरण संतुलन का खतरा मंडराने लगता है। पर जिस तरीके से पर्यावरण के प्रति लोगों में असंवेदनशीलता बढ़ती जा रही है, वो चिंता का विषय है। वैसे तो पर्यावरण बिगड़ने के कई कारण हैं, पर हमें पर्यावरण से प्रेम करना सीखना होगा। पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता बढ़ानी होगी। हर एक काम से पहले ये जरूर सोचना होगा कि इससे हमारी प्रकृति को क्या नुकसान होगा। यानी कि पर्यावरण को बचाने से लेकर बढ़ाने तक जन सहभागिता बढ़ानी होगी। कई ऐसे कारण हैं जिनसे सबसे अधिक पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है। जनसंख्या वृद्धि से प्राकृतिक संसाधनों को उपभोग और तीव्र दोहन रोकना होगा। केमिकल उपयोग में कमी लानी होगी। जमीन की गुणवत्ता सुधारना होगा। वायु प्रदूषण में कमी लानी होगी। जैव विविधता बचाने के लिए कई तरह के प्रयास करने होंगे। कचरा प्रबंधन को और बेहतर करना होगा। जल संरक्षण को बढ़ावा देना होगा। गिरता जल स्तर रोकना होगा। जल प्रदूषण से पर्यावरण के नुकसान को रोकना होगा। वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन को रोकना होगा। हमारी आबोहवा और समुद्री जल कार्बन से भर चुकी है। इसके साथ ही साथ जो अंधाधुंध जंगलों की कटाई पर अंकुश लगाना होगा। इसके साथ जंगल में आग लगने की घटनाएं रोकनी होंगी। विश्व पर्यावरण दिवस पर आज प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कुछ स्थानों पर जंगल और पेड़ पौधों को बचाने की मुहिम चलाई जा रही है, तो वहीं कुछ अन्य स्थानों पर नदी नालों को बचाने के लिए सामूहिक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जशपुर जिले के गम्हरिया में ग्रामीणों ने बांकी नदी को एक नया जीवन प्रदान किया है। इस अभियान से जुड़े सामाजिक कार्यकर्ता समर्थ जैन ने बताया कि अवैध कब्जों और प्रदूषण के कारण ये नदी एक छोटे से नाले में तब्दील हो चुकी थी, लेकिन गम्हरिया, घुटरी, कनमोरा और जुरगुम सहित अन्य गांवों के लोगों ने मिलकर इस नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने का संकल्प लिया। ग्रामीणों के अथक प्रयास से यह अभियान सफल हो रहा है। नदी बचाने का काम इतना बड़ा काम है कि एक कोई भी आदमी अकेला नहीं कर सकता। एक समूह में जब ये बात हुई, किसी ग्रुप में हमने जुड़े हुए हैं हम लोग और कुछ पदाधिकारी भी हैं, तो वहाँ राम प्रकाश पांडे जी ने एक वाटरमैन जो हैं उनका एक पोस्ट शेयर किया, तो उसी को देख के लोगों ने उस पर प्रतिक्रिया दी कि इस तरह का काम हमें जसपुर में भी करना चाहिए। और जब हमें लगा कि अब लोग जुड़ रहे हैं, 4-5 लोगों का सपोर्ट हमको पूरी तरह मिलेगा, प्रशासन का भी सपोर्ट मिलेगा, तब फिर ये काम हम लोगों ने सोचा कि अब ये काम चालू करके प्रयास ही किया जा सकता है। उधर कबीरधाम जिले में विश्व पर्यावरण दिवस पर नगरपालिका और जिला प्रशासन ने आज प्रकृति की रक्षा के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण अभियान चलाया।
कवर्धा के सरदार पटेल मैदान में पर्यावरण प्रेमियों को प्रकृति के संरक्षण की शपथ दिलाई गई। इसके पश्चात पटेल मैदान से एक रैली निकाली गई जो शहर से लगी सकरी नदी के किनारे संपन्न हुई। इस पौधारोपण अभियान का नेतृत्व करने वाले कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि नदी के दोनों किनारों पर विभिन्न प्रजातियों के करीब 2500 पौधे लगाए गए हैं। के लिए इस कार्यक्रम में पूरी हिस्सा लिए हैं और उनके द्वारा आज पूरे शहरवासियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से पूरे शहर में 3 किलोमीटर के लगभग एक पदयात्रा करके हाथ में प्लांटेशन लिए हुए वृक्ष बचाने के उद्देश्य से सभी को जागरूक करते हुए पूरे आज शहर भ्रमण का कार्यक्रम किया गया और आज ये सकरी नदी की जो तटबंध है वहाँ पर आज ये पूरी प्लांटेशन का कार्य किया जा रहा है। इस अभियान में विभिन्न विभाग के अधिकारी और खेल संघों के पदाधिकारी तथा खिलाड़ी भी शामिल हुए। गौरतलब है कि इस पौधारोपण कार्यक्रम को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए संबंधित संस्था के पदाधिकारी भी कवर्धा आए हुए थे। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम जीवन धारा गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा के किडनी मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है। सुपेबेड़ा गांव में 200 से अधिक किडनी मरीज हैं, जिनमें से बहुत से मरीजों को डायलिसिस कराने के लिए 250 किलोमीटर दूर रायपुर तक आना पड़ता है। जिले के चिकित्साधिकारी डॉक्टर नेतराम नवरत्न ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना शुरू होने से अब सुपेबेड़ा और देवभोग में डायलिसिस की सुविधा मिलने लगी है। ये हर पेशेंट को हम लोग निःशुल्क डायलिसिस हम लोग सुविधा दे रहे हैं। अभी गरियाबंद में हम लोग का 3 मशीन प्राप्त है और देवभोग के लिए 2 मशीन, क्योंकि आप लोग जानते हैं सुपेबेड़ा में बहुत सीकेडी पेशेंट होते हैं, तो उसी हिसाब से हम लोग देवभोग में भी 1 यूनिट डाले हैं। अब जितना भी पेशेंट को यहाँ से सुपेबेड़ा से रायपुर जाना पड़ता था, अब वो सुपेबेड़ा का पेशेंट जितना भी है, सीकेडी का पेशेंट है, वो देवभोग में डायलिसिस ले सकते हैं निःशुल्क। डॉक्टर नवरत्न ने बताया कि गरियाबंद मुख्यालय में भी डायलिसिस की 3 मशीनें लगाई गई हैं। इन सुविधाओं से जिले में किडनी मरीजों को स्थानीय स्तर पर ही इलाज मिलने लगा है। इससे उनकी जीवन रक्षा में बेहतर ढंग से हो पा रही है। दशकों आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वाधीनता सेनानी हरेंद्र लाल चक्रवर्ती के बारे में। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी हरेंद्र लाल चक्रवर्ती को भी याद कर रहे हैं। वे 5 जून 1934 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। वे वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव के निवासी थे। हरेंद्र लाल चटगांव युवा आंदोलन में शामिल हो गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। हरेंद्र लाल पलटन मैदान में चटगांव के पुलिस अधीक्षक पीटर क्लियरी पर बम हमले में शामिल थे। जब हमला असफल हो गया और अधिकारी के अर्दलियों की गोलीबारी में 2 युवा क्रांतिकारी वीर गति को प्राप्त हुए, तो हरेंद्र लाल के साथ कृष्ण कुमार चौधरी ने अधिकारी पर कई बम फेंके, लेकिन बम नहीं फटे। वे दोनों अर्दलियों की गोली से तो बच गए, लेकिन बाद में पकड़े गए। हरेंद्र लाल पर विशेष अधिकरण में मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 5 जून 1934 को मिदनापुर जेल में हरेंद्र लाल को फांसी दे दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश में संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने कहा, पेट्रोलियम में एथेनॉल मिलाने से 27 लाख टन कार्बन उत्सर्जन को रोकने में मिली सफलता। पर्यावरण दिवस पर प्रदेश भर में हुए कार्यक्रम। जशपुर में बांकी नदी को मिला नया जीवन। कवर्धा में पौधारोपण का बना कीर्तिमान। और सुपेबेड़ा के किडनी मरीजों के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस योजना बनी वरदान। गांव में ही होने लगा है इलाज।
और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यही समाप्त हुआ। नमस्कार।